अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ऐना आसिफ की। ऐना आसिफ इमरान अशरफ के शो में आती हैं और फिर दिल की भड़ास निकालती हैं, और ऐसी निकालती हैं जिसे सुनकर मैं कहता हूँ कि वाह वाह हो गई। भाई वो कहती हैं कि जब मैं सेट पर जाती हूँ, और आप सबको ये बात तो पता ही है कि ऐना आसिफ बहुत छोटी उम्र में, अब लोग बहुत सारे लोग इस बात को भी पकड़ेंगे बहुत छोटी कहाँ से, बहुत छोटी है भाई, एज उनकी कम है। वो अलग बात है कि वक्त के साथ उनको काम मिला और फिर ज़्यादा बड़ी लगने लगी। खैर, वो कहती हैं कि अब मुझे काम मिला, जब मैं सेट पर जाती हूँ तो सेट पर बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझसे जेलस होते हैं, बहुत सीनियर भी हैं, बहुत मशहूर भी हैं, मेरे से ज़्यादा फेमस भी हैं, काम भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन उसके बावजूद जब मैं सेट पर जाती हूँ तो वो जेलसी में क्या करते हैं, या तो वो मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जब मेरा रोने धोने वाला सीन आता है, जब मुझे रोना होता है, मुझे मतलब जिसमें मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखानी होती है, वो क्या करते हैं, जब मैं मूड बनाती हूँ, जाहिर है मूड बनता है ना, आपने रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, कोई किसी की माँ मर गई है सीन में, बाप मर गया है, किसी ने छोड़ दिया है, कोई मारा गया है, उस सीन के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, परफॉर्मेंस चाहिए होती है। उस परफॉर्मेंस में ढलने के लिए आपको 2-4 मिनट लगते हैं। वो कहती है कि जैसे ही उस सीन के लिए मैं वो मूड बनाती हूँ, वो वीडियो प्ले हो गया था, जैसे ही मैं वो मूड बनाती हूँ तो उसके बीच में वो क्या कहेंगे, सीन क्या था वो, यार वो क्या था, अब मेरे लिए बड़ा जरूरी सीन है, वो चीखना है या रोना है या कुछ भी, उठ के चले जाएंगे, मेरे क्लोज में बातें कर रहे होंगे, हंसी मजाक शुरू कर देंगे। जैसे अब मेरी लाइन आएगी तो वो कहेंगे क्या थी मेरी लाइन। कभी वो डायरेक्टर के साथ हंसी मजाक करने लग जाते हैं, कभी वो बार बार कहते हैं, उधर उधर देखने लग जाते हैं, लोगों से बातें करने लग जाते हैं। अब उस सीन के लिए मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करके अपने आप को ढाला होता है उसमें। मेरे क्लोजअप आते हैं, मतलब क्लोज शॉट लगता है ना, मास्टर शॉट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, दूर से होता है, लेकिन जो क्लोज शॉट होता है उसमें आपको पूरे एक्सप्रेशन देने होते हैं, पूरी तरह से अपने आंसू दिखाने होते हैं, रोना होता है। तो वो कहती हैं कि उस वक्त जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए, मुझे इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, ताकि मैं उससे थोड़ा हट जाऊं, वो क्या करेंगे जी, बार बार किसी से डिस्कस करने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, कभी डायरेक्टर के साथ मजाक करने लग जाएंगे, कभी मेरे जुमलों को सुने बगैर उधर उधर देखने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जेलसी में लोग करते हैं, और ये होता है ऐना आसिफ, मैं आपको ये कहूँ कि ये होता है। जब वक्त से पहले आपको कामयाबियाँ मिलती हैं, वक्त से पहले आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो लोगों ने हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया होता है, बहुत दौड़ लगाई होती है, तो ऐसा होता है। ये सिर्फ शोबिज में नहीं है, यूट्यूब पर, आप टिकटॉक पर, किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं आप, बेशक इवन कि आप कोई रेडी लगाते हैं और आपकी चीज़ ज़्यादा बिकने लग जाती है, तो जो आपके पीछे दुकानदार होते हैं वो आपको हटाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा कारोबार बंद हो रहा है, इसको हटाओ। हालांकि एक रेडी वाला वो कहीं भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जहां आप मशहूर हो जाते हैं तो वहां इर्द गिर्द दुकानदार आपसे बड़े जेलस होने लग जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप ये मत सोचें कि कोई आपसे जेलस हो रहा है, कोई आपको हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको इरिटेट करता है, आपके सीन में हलर डालता है। एक बात ज़हन में रखें, मुझे किसी ने सिखाया था कि दुनिया इधर से उधर रो रही हो, चिल्ला रही हो, तुम्हारा काम चल रहा है, तुम ये सोचो कि तुमने कैमरे को देखना है। मिसाल मैं अपनी बात करूं, मैं लेंस को देखकर बात करता हूं। एक्टिंग में क्या होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है राइट लेफ्ट, ठीक है। जब आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, तो बस फिर कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, भटक रहा है, आपको मारना चाहता है, कुछ भी, आपके दिल की जो बात है वो आपने कह देनी है। उस बात को, मतलब आपने उस बात पर ही फोकस करना है। इसी तरह से आपकी जिंदगी में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका मकसद है, आपने उससे इधर उधर नहीं होना। चाहे कोई भी आपके लिए काला जादू करा दे, चिट्टा जादू करा दे, कुछ भी करा दे, भावे काली थोड़े पीछे ला दे तो भावे चिट्टी ला दे, लाओ जड़ियां मर्जियां लाओ, लेकिन आपने अपना मकसद बिल्कुल नहीं छोड़ना, हटना नहीं है। बहरहाल जो लोग जेलस होते हैं उन्होंने भी मैं कहांगा, यार खुदा दा ना ने यार एडी सोनी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्ट्रेस से क्यों ऐसा दिल दुखाते हो यार, नहीं दुखाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी
दीदार के बारे में, नरगिस की बहन दीदार के बारे में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो बोल देती हैं, जो उनके दिल में होता है ना वो बोल देती हैं। इसी तरह से एक शो में दीदार को बुलाया, तो दीदार से जब ये पूछा कि रेशम के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा रेशम बहुत नेगेटिव कैरेक्टर करने में बहुत अच्छी है, बहुत मास्टर है, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी नेगेटिव है। इनकी जिंदगी में इनके दोस्त हो, कुछ भी हो, ये सबका घर बर्बाद करने में एक्सपर्ट है। She's very negative. रेशम जी की आप बात बहुत काफी करें, लोगों की जिंदगियां खराब कर रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बहुत सालों की दोस्ती थी और उसके बाद ये एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। अच्छा, जब ये बातें हुई, इन बातों को मैंने सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि दीदार एक शो में बैठ के, इतने बड़े शो में बैठकर ये बात कर रही है कि भाई रेशम जो है वो लोगों का घर बर्बाद करने में एक्सपर्ट है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहे उन्होंने ये सब कुछ फेस किया है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा क्या आप भी इनके करीब रही, आपकी दोस्ती थी? उन्होंने कहा मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि रेशम नेगेटिविटी में नंबर 1 है इस इंडस्ट्री में। अच्छा, यही बातें डॉक्टर उमर आदिल भी किया करते थे। डॉक्टर उमर आदिल भी उनके बारे में बहुत सारी चीजें कहा करते थे, लेकिन खैर उन पर केसेस इतने बने, बहुत सारी चीजें हुई, अब वो इस पर बात भी नहीं करते और इन चीजों पर भी बात नहीं करते। जाहिर है जो बंदा बहुत खुलकर बोलता है फिर उसको कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ता है, या हेट या गालियां, या फिर उसके साथ साथ कुछ केसेस भी। खैर वो भी रेशम के बारे में बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन इसके साथ लोग ये भी कहेंगे कि दीदार के बारे में आपने वो क्यों नहीं बता रहे जो इनके ऊपर केसेस। अच्छा, उसके ऊपर मैंने स्टडी नहीं किया, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये जो मैंने सुना वो आपके सामने रखा। आपने रेशम को बहुत सारी जगहों पर देखा, बहुत सारी जगहों पर उनको काम करते हुए देखा, बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा, और स्पेशली आपने सीएम मरियम नवाज साहिबा के साथ भी आपने उनको बहुत देखा होगा। आपकी क्या राय है, आप लोग क्या जज करते हैं? लेकिन इसके साथ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग भी दूसरों से हसद करते हैं, जलते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई इस बंदे ने तो कामयाबी समेट ली है और कोई आपको खुश देखता है तो आपको बर्बाद करना चाहता है, तो याद रखें कि जो भी आपको हसद की निगाह से देखता है, बर्बाद करना चाहता है, वो कर तो लेगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें कर लेगा, आपको तबाह भी कर देगा, लेकिन सुखी वो खुद भी नहीं रहता। जो लोग भी दूसरों को बर्बाद करना चाहते हैं वो अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि आप जब किसी का घर बर्बाद करेंगे तो सुखी आप खुद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक आपकी कोशिश है, एक आपकी चाहत है, एक उसकी चाहत है, होगा वही जो उसकी चाहत है, ये बात ना भूलिएगा। खैर इस बारे में अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मुलजिमा डॉक्टर फजीला अब्बासी के बारे में। मैं मुलजिमा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर जगह पर खबरों में जहां भी उनको मुलजिमा कहा जा रहा है, तो मुलजिमा फजीला अब्बासी जो कि हमजा अली अब्बासी की बहन है, बहुत बड़ी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ी स्किन की डॉक्टर हैं। ये बोटॉक्स, नाक काटना, नाक बढ़ाना, बाल, आंखें, फेस, हर चीज़ के लिए वो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत उनका नाम है। लेकिन उन पर एक केस बनाया गया, या उन पर एक केस है जिसमें ये कहा गया कि 25 अरब रुपए उनके 22 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं आगे पीछे, मुल्क से बाहर पैसा लेके गई हैं। उनमें डॉलर्स भी हैं, पाउंड्स भी हैं। जो उन्होंने अपने बिजनेस के हवाले से बताया हुआ है वो मंथली 5 से 7 लाख या 8 लाख के करीब है, लेकिन 22 अकाउंट से उनके जो पैसे, जो एफआईए ने केस बनाया, जो उनको लग रहा है वो कोई 25 अरब रुपए लग रहे हैं। 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब कुछ हुआ है। और आप ये बात से इस बारे में अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं कुछ चैनल से, ये कहा कि हमजा अली अब्बासी का भी नाम आ गया, उनकी वालदा का भी नाम आ गया कि वो भी इस केस में शामिल है। अच्छा, उनकी बहन फजीला अब्बासी को टिकटॉकर भी कहा जाता है कि वो टिकटॉकर भी है और उसके साथ साथ वो एक डर्माटोलॉजिस्ट भी है। अच्छा, इस बारे में जब हमजा अली अब्बासी पर नाम आया तो हमजा अली अब्बासी कहते हैं कि मेरी बहन के इस केस में मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मेरी बहन जो है वो ऐसा कर सकती है। उनका एक बहुत बड़ा कैरियर है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लोगों को ये पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कितना उन्होंने पैसा कमाया है, उनके कैरियर में बड़ी मेहनत है, उन्होंने अपना एक नाम बनाया है।
पाकिस्तान दुनिया भर में उनके क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, मरीज ही होंगे ना जिन्होंने स्किन शिंदे मसले होंगे, तो वो ये कहते हैं कि मेरी बहन का एक बहुत बड़ा नाम है और मुझे यकीन है कि मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हर जगह पर कहीं पे भी जहां उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ये जितने भी टीवी चैनल्स वाले मेरा नाम लगा रहे हैं कि मैं भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुका हूं, मेरी वालदा भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है। कॉमेडियन नसीम विक्की साहब का एक शो चलता है, उसमें एक होस्ट है जुनेद साहब। जुनेद साहब का मैं सोशल मीडिया पर एक क्लिप देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हमजा अली अब्बासी कभी इमरान खान के फेवरेट होते थे, नहीं, हमजा अली अब्बासी के इमरान खान फेवरेट होते थे, फिर उसके बाद इख्तलाफात हुए, उन्होंने अलग कर लिया और अब आकर ये केसेस बनना शुरू हुए। पता नहीं उन्होंने ये बात क्यों की और किस नज़रिए से कही। बात तो उन्होंने बाद में सारा बताया कि इस तरह का 25 अरब रुपए का ये केस है, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इस तरह की चीज़ें वो बता रहे थे, लेकिन असल बात उन्होंने भी नहीं की। एक सिर्फ उन्होंने इशारा ये दिया कि भाई इमरान खान के वो फेवरेट हुआ करते थे और कभी इमरान खान उनके फेवरेट होते थे, फिर बाद में इख्तलाफात हो गए, ये चीज़ें। लेकिन इससे डॉक्टर फजीला का इससे क्या ताल्लुक है, ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, डॉक्टर फजीला के जो वकील हैं वो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी केसेस हैं बेबुनियाद हैं। अब वक्त बताएगा कि क्या असल है और क्या झूठ है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी रजब भट्ट के बारे में। तो रजब भट्ट को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर के टेरेस पर आए और हाथ हिलाया। लोगों ने कहा कि सलमान खान की कॉपी, सस्ती कॉपी, चाइना कॉपी, बड़ा कुछ कहा। ये दिखाने की कोशिश की कि 4 से 7-8 लोग खड़े थे और अपनी तरफ से सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे। तो बड़ा ज़्यादा उनको जो है ना, बड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, उन पर बड़ी तनकीद की गई। लेकिन ये बात, मैं रजब भट्ट को ज़ाती तौर पर ये नहीं कहता कि मैं उनका कोई फ़ैन हूँ, ना मैं कभी मिला हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में रजब भट्ट के घर के बाहर जितने फैंस खड़े होते हैं वो फ़िरोज़ खान के घर के बाहर भी कभी नहीं होते। फ़िरोज़ खान के घर के बाहर मैंने शायद कोई इक्का दुक्का आता हो, लेकिन रजब भट्ट को अल्लाह ने वो शोहरत दी, डकी भाई को भी वो शोहरत मिली थी। अब शायद उन्होंने घर चेंज कर लिया या फिर उनके घर के बाहर कोई नहीं चाहता, लेकिन रजब भट्ट के घर के बाहर बेतहाशा रश होता है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं कम से कम 20-25 लोग हर वक्त खड़े होते हैं। उसके बाद अभी नदीम नानी वाला उनके घर आया था, आपने ये वीडियो में लगा देता हूँ, आप देखें उनके घर के बाहर कितने लोग खड़े हैं और ये हर वक्त का काम है। ये जो 6-7 ईद का दिन था और ईद के दिन जब उन्होंने हाथ हिलाया तो वो 6-7 लोग खड़े थे। जाहिर है ईद पर लोग अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिलीज के साथ बिजी होंगे। और ये जो कंपेयर करें सलमान खान से या शाहरुख खान से, तो शाहरुख खान 1 महीना पहले अनाउंस करते हैं कि फलां डेट को शाहरुख खान अपने टेरेस पे आएंगे, अपनी उस मखसूस जगह पर आएंगे, तो जिसने आना है वो आ जाए। लेकिन रजब भट्ट अगर ये अनाउंस कर दें कि मैं फलां दिन को फलां जगह पर आऊँगा और आप सबसे मिलूंगा, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शाहरुख खान सलमान खान से ज़्यादा रश होगा। लेकिन वहाँ पर पता नहीं कितने अरब लोग हैं यार, इंडिया में कितने अरब लोग हैं यार, मुझे भूल गया यार। यहाँ पर पाकिस्तान में 25 करोड़ है, वहाँ पर 1.5 अरब की आबादी है, याद आ गया, 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी है, ठीक है। शाहरुख खान को काम करते हुए कई साल गुजर गए, शाहरुख खान के साथ या सलमान खान के साथ आप कंपेयर करें। रजब भट्ट ने ना कोई फिल्म की, ना उसने कोई बॉलीवुड में नाम बनाया, ना हॉलीवुड ना लॉलीवुड, किसी भी जगह पर। वो बंदा सिर्फ अपने यूट्यूब पर फेमस हुआ और इतना फेमस हो गया कि उसके घर के बाहर रश लगा होता है। मैं भी यूट्यूबर हूं, मुझे जेलसी होनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई जेलसी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसको इज्जत दी है और उसी इज्जत की वजह से उसके खिलाफ भी लोग बोलते हैं, उससे नफरत भी करते हैं, उससे जेलसी भी होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि रजब भाई बोंगियां मार जाते हैं, बोंगी तो बस उनकी नस नस में जो है ना भरी होती है, एकदम से बोंगी कोई ना कोई निकल जाती है। लेकिन एक और बात भी आपको कहूँ, जो बंदा गलती करता है नॉर्मली वो खैर है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो गलती करता है उसको मैं कभी भी डिफेंड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस्लाम पहले, दीन पहले, अल्लाह अल्लाह के रसूल, सहाबा इकराम सबसे पहले, बाकी सब बाद में।
चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। ये एक आप चीज जहन में रख लें, जो लोग लिखते हैं ना कि गुस्ताख है ये वो, तो गलती हर इंसान से हो जाती है यार। देखें आप, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलती हो गई थी, कितने बड़े आलिम हैं, मिंबर रसूल पर बैठते हैं, गलती हो गई थी उनसे। इसी तरह से बेशुमार ऐसे उलमाए कराम हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से उन पर फतवे लगे, वो अपनी ज़ुबान से खुद कहते हैं कि मुझ पर बेशुमार फतवे लगाए गए कि मैं गुस्ताख हूँ, मैं पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। और वो खुद बताते हैं कि जब मैं तबलीग पर निकलता था तो मुझे मस्जिदों से धक्के देकर निकाल देते थे कि ये तो गुस्ताख है। तो बात रजब भट्ट, शोबिस, ये सब तो हम लोग तो मरासी यार, मैं तो कहता हूँ कि हम सब मरासी हैं। आलिम तो बहुत, देखो ना, आलिम तो कई साल लगाता है, कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है। आलिम तो उनका तो मुकाबला हम लोगों से हो ही नहीं सकता। आलिम तो बहुत बड़ी हस्ती होती है, जिसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जिसमें वो घूम फिर सकता था, इंजॉय कर सकता था, वो अल्लाह और उसके रसूल की अतात हासिल करने के लिए दीन सीखता है। और किसी भी कामयाब शख्स, इंसान या कोई भी हो, उसकी कामयाबी से जलना, हसद करना, ये समझदार और बावकार लोगों का काम नहीं है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको भी दे, हम सबको भी दे, और आप सब भी खुश रहा करें, किसी से जला ना करें। कोई खुश है, कामयाब है, बोंगियाँ मार रहा है, जो मर्जी कर रहा है, उसको रिस्क मिल रहा है, कमाने दे। आप अपनी कोशिशें जारी रखें, एक वक्त आएगा अल्लाह आपको भी ऐसा रिस्क देगा, ऐसी इज्जत देगा। अगर आप चाहते हैं कि रजब जैसी ना मिले तो आप अल्लाह से अपने मुताबिक मांगे, अल्लाह जी मुझे ऐसी इज्जत दे कि बस लोग मुझसे खुश हो, दुनिया और आखिरत मेरी अच्छी हो जाए। उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। नहीं अच्छी लगी तो ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छी लगे, जिनको बुरा लगा उससे माजरत। अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग चाहते हैं कि मेरी बातों से उनका दिल मतलब जिनको लगा कि मेरी बातों से उनका दिल दुखा है, तो कमेंट सेक्शन में सॉरी ज़रूर लिखिएगा। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।